तो अतीक अहमद इतना बड़ा डॉन बना कैसे? इसका मेन ट्रिगर पॉइंट क्या था? क्योंकि आपने बताया 1962 में बॉर्न, 1975 से या 74 79 ऑनवर्ड्स, 79 ऑनवर्ड्स। इसके जब तक मौत हाँ, तक 100 प्लस केसेस इसके ऊपर थे। टर्निंग पॉइंट क्या था? कैसे बड़ा बना? टर्निंग पॉइंट क्या, देखिए कुछ चीज़ों के डीएनए में होता है, कुछ लोगों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। तो कोई रोका नहीं इतने साल तक? ये कैसे रोकेगा? इसने एक इसका वीडियो रिकॉर्ड है, वो यूट्यूब पर आज भी मिल जाएगा। किसी को धमका रहे, कह रहा है देखो मुझे अपने लड़कों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है, मेरे बेटे वही करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। और इनका बेटा जो असद, जो मुझसे मिलने अपनी माँ के साथ आया था, वो जब 12 साल का था तो किसी शादी में AK-47 धड़धड़ा के चला रहा है। तो जैसी तरबियत इन्होंने असद को दी थी, गालिबन यही तरबियत और यही ट्रेनिंग और यही प्राथमिकताएं जीवन की इनको भी मिली होंगी। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और चांद बाबा वगैरह के जो नाम आते हैं प्रयागराज के, जो उनके उस्ताद थे, जब उस्ताद को ही हलाक कर दिया। और इनकी जैसे पूत के पाँव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। ये शुरू से ही क्रिमिनल माइंडेड, क्रिमिनल प्रोपेंसिटी का था। एनवायरनमेंट भी माशाल्लाह उनको वैसे ही मिल गया, तो सोने पे सुहागा हो गया। और फिर तो जानते रहे कि फिर जब प्रयागराज छोटा पड़ा तो लखनऊ आए, जब लखनऊ छोटा पड़ा तो उनका भाई लखनऊ तो बहुत छोटा है, सारा माल तो नोएडा में है, आप नोएडा जाइए। तो नोएडा आ गए। नोएडा में सेक्टर 15A में जहाँ चीफ CEO नोएडा की कोठी थी, फुल्ली प्रोटेक्टेड पॉशेस्ट एरिया में, वहाँ गए जाके उनको धमकाने के लिए। वहाँ देखा कोई था नहीं। अतीक अहमद अतीक अहमद सेक्टर 15 नोएडा। सेक्टर 15A में CEO नोएडा, जो कि चीफ सेक्रेटरी रैंक का IAS अफसर होता है, और जाकर के उनके घर में उनकी बूढ़ी माँ के साथ बेइज्जती की, फर्नीचर तोड़ा, और किसी माई के लाल में दम नहीं था कि FIR लिखा दे। सिस्टम ने इसको बहुत नवाजा है, सिस्टम ने बहुत दूध पिलाया है इस अजगर को। पर सर, हमने फिल्मों में ही देखा है जनरली कि एक पॉइंट के बाद सिस्टम हाथ खड़े कर देता है, इतना नहीं पालता पोसता है किसी को। तो क्या बट इनका कोई ऐसा स्टॉप बटन नहीं था कि आप बड़े खुशकिस्मत है कि आपने वहां देखा कि सिस्टम ने, ये सिस्टम थे, ये सिस्टम से अलग नहीं थे। ही वॉज द सिस्टम। अगर स्टेट का मुख्यमंत्री ये कहे राजू पाल की मर्डर के बाद ये गंगा जी से ज्यादा पवित्र है अतीक, किसने बोला था अतीक? मुलायम सिंह जी ने, तो मैं जानना चाहूंगा क्या मजबूरी है। पुलिस कांस्टेबल की हत्या हो जाती है, पुलिस चौकी में जा करके बंद कर देता सबको, तो क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था इनको इनमें भूसा भर देना चाहिए था उसी वक्त की। आज इसने जो है सेवा का मौका दिया है, आज भरपूर। इसके पहले की कहीं कोई बातचीत हो, इनको जो है भूतकाल में आज भेज दो, पास्ट टेंस पे चले जाएं, और इनकी फोटो और फूल इनके घर में लग जाए। ये मौका दिया था। न कोई FIR हुई, न कोई कार्रवाई हुई, बल्कि ये और कहा मुख्यमंत्री जी ने, अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम पुलिस वालों को छोड़ दो। आप समझ रहे हैं क्या दीनता थी? ये ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन जाइए तो आपको 2-4 ऐसे क्लिप्स मिल जाएंगी। चीजें ऑन रिकॉर्ड कहाँ रहती हैं? लेकिन देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ये ऑन रिकॉर्ड है कि मुख्यमंत्री जी तत्कालीन घर जाकर के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी चीज, जब मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिलाएंगे तो DM, SP, कमिश्नर, DIG, SO, CO, एडिशनल SP वो क्या करेंगे? ADM क्या करेंगे? अगर वो कहेंगे कि गंगा जल ज्यादा पवित्र है, तो ये वही कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर वो आरती का थाल लेके जाएंगे। इसीलिए कोई खिलाफ उनके कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं हुई, कोई फॉलो अप नहीं हुआ। तो ये पहुंचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है रौनक जी, कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्योंकि ही वॉज द सिस्टम, ही वॉज नॉट समथिंग आउटसाइड द सिस्टम, ही वॉज द सिस्टम, ही वॉज सपोर्टिंग द सिस्टम। आप आ जाइए गेस्ट हाउस कांड, मायावती जी वाला। मायावती जी को जिंदा जलाने के प्रोग्राम में सबसे आगे कौन था? अतीक अहमद और उनका गैंग। अब आप समझ सकते हैं कि ये ही वॉज द सिस्टम, ही वॉज कॉलिंग द शॉट्स। कौन किसको हुक्म देगा? ये क्या इंसिडेंट था सर, बताइए ना, मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड। गेस्ट हाउस कांड लखनऊ में ये हुआ था कि BSP और SP की अलायंस हुई थी। ये बात है शायद सन 93 की। और 93 के बाद ये जो था कुछ डिफरेंसेस हुए काशी राम जी ने में और इनमें, तो इन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। ठीक है। मायावती जी ने जो गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस स्टेज डालीगंज, डालीबाग में, वहां पर अपने MLAs को लेकर के आ गए। और इन लोगों का एक बड़ा मशहूर एक कथन है, देखिए मैं आपको 4 गोली मार दूं तो वो हत्या होगी, लेकिन अगर 2000 आदमी आकर के आपकी हत्या कर दें तो वो क्रांति होगी। ये अक्सर कहते थे। तो मैं उसका अभिप्राय समझ नहीं पाता था। अब यहां पर जब मायावती जी को देखा कि यहां पर है, तो मायावती जी की हत्या करने के, आग लगाने की नीयत से
अतीक कम से कम 2000 लोगों को लेके गया और 2000 लोगों को लेकर के गया और कोशिश की कि जाके आग लगा दें। किसी ने उंगली नहीं उठाई। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिनको मालूम पड़ा तो खुद वहां पे पहुंचे। उनका ये हो क्या रहा है। गवर्नर से कहा, मोतीलाल वोरा गवर्नर थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने कहा तो मायावती जी को किसी तरह से जान बचा के कमरे में अपने को बंद करके किसी तरीके से जान बचाई। उसके बाद वहां पे फिर कहा भाई शपथ ग्रहण होना है और उन्होंने नेताजी को बुलाया। किन्होंने? मोतीलाल वोरा, महामहिम राज्यपाल ने। उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए। उनका मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, बर्खास्त कर दीजिए। देखिए नेताजी, आप वरिष्ठ नेता हैं, बर्खास्तगी का आदेश तो हमने बना लिया है, ये ले लीजिए। आप चाहते थे आपके अरमान अभी पूरे कर देते हैं, ये आपकी गवर्नमेंट का डिसमिसल ऑर्डर। अच्छा। और उसके बाद मायावती जी को उन्होंने दावत दी कि आके स्वेरिंग इन कर लीजिए। मायावती जी की स्वेरिंग हुई। मायावती जी ने कहा कि महामहिम, हम चाहते हैं कि हमें एक रात के लिए राजभवन में ही रुक लेने दीजिए, क्योंकि मैं असुरक्षित हूं और मैं जाऊंगी तो ये मेरी हत्या फिर भी करा देगा, तो मुझे रहने दीजिए। उसके बाद सुबह 5 बजे, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद का खौफ है जी, अतीक अहमद। अतीक अहमद और तत्कालीन इकोसिस्टम से। अतीक अहमद प्राइमरीली और इकोसिस्टम जिसको कि वो हवा फूंक रहा था। बाप रे। तब उन्होंने सुबह 6 बजे के करीब सबको, अफसरों को बदल करके सारे अफसर, एसएसपी, एसओ, इंस्पेक्टर, सीओ, टॉप मोस्ट लेवल आईजी, डीआईजी, सब फिर अपने कॉन्वॉय में जब सैनिटाइज कर लिया, तब मायावती जी एस सीएम राजभवन से निकल करके अपने घर गई। ये मामूली चीज थोड़ी ही है ये। सर, अतीक का बुचर नेटवर्क भी था क्या, जिसके थ्रू ये इलीगल पैसा और आर्म्स यहाँ वहाँ होते थे, ड्रग्स होते थे यहाँ वहाँ? देखिए उसका बेटा जो था, जिस तरीके से उसने उमेश पाल की हत्या की, जिस तरीके से राजू पाल की हत्या की, बुचरी तो एक बहुत ही छोटा शब्द होगा, वो किंडरगार्टन लेवल की चीज होगी। बुचरी तो ये होता है, आपने 22 बोर की पिस्तौल निकाली, एक छोटी सी एक गोलीबारी, पट से आवाज आएगी और वो आवाज होगी, हल्का सा छेद हो जाएगा। ये तो पोस्टमार्टम में मालूम पड़ेगा कि इसकी मौत कैसे हुई, कि एक या दो गोली वाइटल पार्ट से पास हो गई और इसकी हेमरेज से मौत हो गई। राजू पाल का मर्डर अगर आप देखें, मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर देखें, कितना विभत्स। AK-47 बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स, ऑटोमेटिक वेपन्स। और अगर आप स्ट्रेच, आप तो परिचित होंगे तत्कालीन इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से, कैंट से लेकर दारागंज तक लगभग 15 किलोमीटर के दिन दहाड़े दौड़ा करके सैकड़ों गोलियां मारी। इतना ऐसे इतनी दहशत क्रिएट करके मारने के पीछे कारण क्या था? दहशत तो फिर दहशत की जो, जैसे सिपाही की खाल उतारने का क्या मतलब था? दहशत, टेरराइज कर लेना। और टेरराइज करने के बाद कि हमारा जो है एक सिक्का चलने लगे, और सिक्का चलाने की उद्देश्य से और खुन्नस यही थी कि तुम लड़े कैसे। ये तो सीट अशरफ की थी, उसके छोटे भाई की, तुम लड़े कैसे। अब उसके बाद राजू पाल की हत्या होती है, अस्पताल में स्ट्रेचर पे लाश पड़ी है, उससे भी जाके गोली झोंक देना, क्या पर्पस था? सिर्फ यही कि टेरर हो जाए, और टेरर के लिए सारा ये उसने काम किया, हथियार की कमी नहीं। तो टेरराइज करने के लिए इनका तो क्राइम सीन, गुड्डू बमबाज कौन था? वही उसका वसूली वाला था। बम चलाना, टेरराइज करना, वसूली करना, ये माफिया के चलते ही इनके तो कई चरण में इनकी हायरार्की होती है, तभी तो माफिया है। कलेक्टर, धमकाने वाला, वसूलने वाला, और कलेक्टिंग एजेंट्स और इन्फॉर्मर्स। हाँ, चेन ऑफ इन्फॉर्मर्स। तो क्या क्या हायरार्की होती सर, आपने बताया, एक बार वापस से बताइए। लीडर, प्लानर, एक्सिक्यूटर, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव। के आज सेठ जी के यहाँ बहुत माल आ रहा है, इनके यहाँ मर्सिडीज आ चुकी है, इनके बहुत अच्छा माल आ रहा है। फिर फोन करने वाले, टैकल करने वाले फिर नहीं हो, तो जैसे देवरिया जेल में बैठ करके इसने बुलवा करके तोड़वाया अपने प्रतिद्वंदी को, जिससे पैसा लिया था, नहीं लिया था, जेल के अंदर रहते हुए तब तोड़वाया इसने। तो उसके बाद नए चीफ जस्टिस आए थे, उन्होंने इनको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और इनको जस्टिस, नाम नहीं याद, महाराष्ट्र से आए थे, महाराष्ट्र नाम था। तो 2016 की बात है ये। तो इनको खैर देवरिया जेल से इनको फिर कार्रवाई हुई और सख्ती की गई। फिर जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब देवरिया ने तुम जाओ साबरमती, तो ये साबरमती गए। फिर ये खैर मैं समझ जुडिशरी ने बहुत अच्छा काम किया इनके बारे में, ये दो काम जो किए बहुत अच्छे किए। जेल से शिफ्ट कर रहे थे जी, साबरमती जेल भेजना, कॉग्निजेंस लेना, कार्रवाई करना, वरना सिस्टम तो सरेंडर हो चुका था इनके इसके आगे। सर। इतने बड़े अपराधी का मोटिवेशन क्या होता है? मेन चीज क्या चाहिए होती है उसको? पावर चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, या फिर नेता बनना है, वो नेचुरल प्रोग्रेशन है? होता क्या है ऐसे लोग से? आप इतने लोग, मेगालोमैनिया, आपने देखा होगा एक साइकोलॉजिकल एक टर्म है मेगालोमैनिया, कि आदमी ऑब्सेस्ड रहता है अपनी इंपॉर्टेंस, इनसिक्योर, ऐसा आदमी बड़ा इनसिक्योर होता है।
अब मैंने चूंकि बड़े बड़े माफियाओं को इंट्रोगेट किया है, ये वो माफिया की बात कर रहा हूं जिनके लोग कहते हैं कि ऐसा टेरर हुआ करता था, लेकिन जब वो आदमी घिर जाता है, जब आ जाता है पुलिस कस्टडी में, इंट्रोगेशन में आ जाता है, जब जानता है कि उसका खेल समाप्त हो गया है और हो सकता है कि जीवन लीला भी समाप्त हो जाए, तब उसकी दयनीय आंखें, उसकी जो आंखों में टेरर होता है, उसकी आंखों में जो भय है, तो ये जो कहते हैं ना, अरे साहब ये फौलादी इंसान है, वो कितना फौलाद होता है। तो मैंने भी ऐसे फौलादी लोगों को पतलून में लघुशंका करते हुए देखा है। कुछ बताइए ना सर, जब एक बड़ा अपराधी जिसने बहुत ज़्यादा क्राइम किया हो, वो जब इंटरोगेशन रूम में आता है तो उसकी क्या हालत होती है, क्या बातचीत होती है, और फिर क्या समझ में आता है कि उसकी साइकी क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, क्यों किया उसने इतना क्राइम, क्या बोलता है? कुछ बताइए ना इस बारे मैं बिल्कुल बताऊंगा, कोई सारी जिंदगी यही किया और कुछ किया ही नहीं मैंने। में। पहले तो इनका अतीक का बता देता, ये करते क्यों हैं। हम्म, 2 रोटी तो आप और हम खा लेंगे, तीसरी की हमें ज़रूरत नहीं। तीसरी आएगी तो वो उस पर हक गौ माता का है, गौरैया का है, हम्म, और न ज़रूरत है। लेकिन एक आदमी सोचता है कि कम से कम जब तक हमारी जेब में 50 करोड़ न हो और हम जहाँ पे सो रहे हैं वो अगर गद्दे की जगह हमने, तब जब 2000 के नोट चलते थे, गद्दे उसके होने चाहिए। तो इसका तो कोई अंत है नहीं। हवस तो सिकंदर और तैमूर की भी पूरी नहीं हुई। ये हवस वाले लोग हैं, ये अतृप्त लोग हैं। ये जैसे ओस से कभी कुआं नहीं भरा है, वैसे इनके अरमान भी कभी 100, 200, 500, 1000 करोड़ से नहीं भरने वाले हैं। इनको और चाहिए, और इनकी हवस है, और औरतें चाहिए। अब हम आपके दूसरे पक्ष पे आते हैं कि माफिया, ये जो बहुत बड़ा शातिर अपराधी है जो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं केवल अमुक से डरता हूं, उसी के आगे सर झुकाऊंगा, समझ रहे हैं, और उसके अलावा कहते हैं कि भय क्या होता है मुझे मालूम नहीं। ये 2 कैटेगरी में मैं जानता हूं, बिल्कुल सही है। एक तो ये कैटेगरी है जो कि कहती है, हमारे डिप्टी एसपी भी शातिर दिमाग के होते हैं, उनका अभी लाओ जरा मिर्चा कलेक्टरगंज से कानपुर में मसाले की जो